ओके, वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ हमने लास्ट बात की थी। हमने देखा था कि अच्छा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जॉर्ज रफन ने दिया, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन लेमार्क, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय, नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय डार्विन। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉसिल्स हम लोग समझ रहे थे, उसे क्या कहा जाता है? हाँ, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या कहेंगे? और इसी तरीके से स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज, ऑलराइट, ठीक है। आई थिंक मुझे ज़्यादातर सही जवाब मिला। फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या होती है? फॉसिल फ्यूल्स की स्टडी, ठीक है। जियोलॉजी, द वर्ड जियो इज़ फॉर अर्थ, ठीक है। अर्थ की स्टडी जियोलॉजी होगी। इसके बाद हमारे पास एक और चीज़, एक बहुत ही फेमस बुक है जिसके अंदर डार्विन ने हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का ही कॉन्सेप्ट दिया था। डार्विन की 3 मेन पब्लिकेशंस हैं, ठीक है। एक इन्होंने लिखा था एक रिसर्च पेपर, ये जब एक ब्रिटिश नेवल शिप के ऊपर गए थे, एक आइलैंड के ऊपर, वहाँ से जब ये वापस आए तो एक और नेचुरलिस्ट थे जिनका नाम था वेलिस। वेलिस के साथ मिलकर इन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा। आई थिंक जब हम डार्विन को पढ़ेंगे तब मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूंगी कि क्या कहानी थी डार्विन की, क्या थ्योरीज थी, क्या कॉन्सेप्ट था। लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं बता दूं, उनकी 3 मेन पब्लिकेशन थी। एक वो रिसर्च पेपर जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा इन्होंने बुक लिखी थी थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हाँ, और तीसरी कौन सी इनकी पब्लिकेशन थी? वो भी बुक थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये वाली जो बुक है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशंस व्हेन इट कम्स टू एवोल्यूशन। दूसरी इन्होंने जो किताब लिखी थी वो भी ह्यूमन एवोल्यूशन के ऊपर ही थी, जिसका नाम अलग था। क्या नाम था उसका? डिसेंट ऑफ मैन। तो ये 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, वो नाम था जो पेपर इन्होंने पब्लिश किया था, उसके बारे में आप आई थिंक आप पूछे, तो ये था AR वेलिस के साथ इन्होंने। ठीक है, क्लियर? ओके। उसके बाद आई डोंट हैव इनफ स्पेस हियर, तो अब हम इस पेज के ऊपर ही लिखेंगे। लास्ट जो चीज़ है वो है थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। किस तरीके से अर्थ इवॉल्व की है विथ टाइम, बहुत ही स्मॉल ग्रेजुअल चेंजेस आए, उन सब चेंजेस ने मिलकर आज जो अर्थ का एनवायरनमेंट है वो बनाया। तो ये थ्योरी ये बताती है, ठीक है, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। ये थ्योरी हमारे पास हम लोग कहते हैं जेम्स हटन ने दी थी। अब यहाँ पे 2 नाम आपको याद रखना। सबसे पहले जो इंसान थे जिन्होंने इस थ्योरी के ऊपर बात की थी वो थे हटन, लेकिन इसके बाद लायल नाम के एक साइंटिस्ट थे, आई थिंक बायोलॉजिस्ट थे, या इन्होंने भी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म के ऊपर ही काम किया था। तो ये 2 नाम इस थ्योरी से रिलेटेड हैं। लेकिन पहली बार जब आपसे पूछा जाए कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया तो वो जेम्स हटन थे, लेकिन लायल ने भी इसी थ्योरी के ऊपर काम किया था, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि होमोलोगस और एनालॉगस ऑर्गन्स क्या होता है। ये बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं एवोल्यूशन के बारे में जब आप बात करते हैं इस चैप्टर में।
देखें दो चीज़ें, एक बेसिकली 4 टर्म्स हैं कौन कौन, और बहुत ही कंफ्यूजिंग है। होमोलोगस एनालॉगस से समझ में आता है, लेकिन जो हमारे पास एवोल्यूशन की जो टाइप्स है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, क्योंकि वो जो एवोल्यूशन है ना, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, वो इसी से रिलेटेड है। अगर होमोलोगस एनालॉगस क्लियर हो गया तो वो फिर समझना इतना मुश्किल नहीं है। देखें होमोलोगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन्स, हमारे पास वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स, होमो का मतलब क्या है, होमो का मतलब है सेम, ठीक है। तो वो ऑर्गन्स जो कि स्ट्रक्चर में सेम है, हम लोग फोकस किस चीज़ पे करेंगे, हम फोकस करेंगे स्ट्रक्चर में। दिखने में कैसे है भाई, तो अगर दिखने में सेम है लेकिन फंक्शन, फिर देखो अगर दिखने में सेम है तो फंक्शन डिफरेंट है, तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। सिंपल सी बात है, आपको क्या याद रखना है, नाम से स्ट्रक्चर को ध्यान में देना है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स कौन से हैं, सेम स्ट्रक्चर और डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन डिफरेंट है, तो इसे हम कहेंगे होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस का मतलब क्या है, एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट, ठीक है। मैंने क्या कहा, आपको फोकस किस पे करना है, आपको फोकस करना है स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर वाली टर्म पे। तो एनालॉगस का मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर, फंक्शन क्या हो जाएगा, सेम। तो बस यही कॉन्सेप्ट है कि भाई होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर डिफरेंट फंक्शन। एनालॉगस क्या है, डिफरेंट फंक्शन सेम स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल्स को देखते हैं, क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से पूछेंगे, नॉट फ्रॉम डेफिनेशन। आ भी सकते वो अलग बात है, लेकिन एग्जाम्पल्स इनकी इंपॉर्टेंट है। ओके, हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। अगर हम बात करें आर्म, एक इंसानी आर्म की, ठीक है, बाजू की, और किसी एक फ़िश, फॉर एग्जांपल किसी भी फ़िश की अगर आप बात करें, शार्क, डॉल्फिन, उनके फ्लिपर्स की बात करें जिससे वो स्विम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डॉल्फिन के फ्लिपर की बात करें तो वो अब इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, और इसके अलावा आप एग्जांपल दे सकते हैं बर्ड्स के या फिर बैट, स्पेसिफिकली विंग्स ऑफ बैट। अब ये जितने भी ऑर्गन्स हैं यहाँ पे, आर्म, फ्लिपर्स और विंग्स, ये सब का सब स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। कैसे सेम है वो भी बताएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शन क्या है, डिफरेंट है। स्ट्रक्चर कैसे सेम है, फंक्शन कैसे डिफरेंट है। देखो स्ट्रक्चर कैसे सेम है, हमारे पास आर्म, विंग्स और फ्लिपर्स, ये सब के सब क्या हैं, इनका सब का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, सेम है, बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। 5 उंगलियों वाला, 5 फिंगर वाला, 5 डिजिट वाला स्ट्रक्चर है। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 5 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इस तरीके से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं फ्लिपर्स में भी, विंग्स में भी और आर्म्स में भी। बैट की स्पेसिफिकली, बैट के विंग्स की बात करना है तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, 5 के लिए आप वर्ड यूज़ करेंगे पेंटा, पेंटाडेक्टाइल। इन सब का स्ट्रक्चर कैसा है, पेंटाडेक्टाइल। पांच उंगलियों वाले हाथ जैसा स्ट्रक्चर है सबका, तो इसीलिए स्ट्रक्चर में क्या हो गए, सेम हो गए। फंक्शन कैसे डिफरेंट है, आर्म कोई चीज़ ग्रैस्प करने के लिए, उठाने के लिए, कैरी करने के लिए काम आता है। फिश के जो फ्लिपर्स हैं वो स्विमिंग के लिए काम आते हैं, और विंग्स जो है वो फ्लाइंग के लिए काम आता है। फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट हो गया, स्ट्रक्चर सेम हो गया, बेसिक स्ट्रक्चर इंटरनल पेंटाडेक्टाइल सेम है, क्लियर हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, ये होमोलोगस का एग्जाम्पल हुआ।
होमोलोगस ऑर्गन का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे बात करें एनालॉगस की, एक एनालॉगस की एग्जांपल्स की। तो एनालॉगस की एग्जांपल्स देखें, एनालॉगस क्या है, फंक्शन में सिमिलर, स्ट्रक्चर में डिफरेंट, ऐसे को हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। इसके अंदर एग्जांपल्स आते हैं किसका, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स के जो विंग्स होते हैं, ये, और हमारे पास डिफरेंट जो फॉर एग्जांपल स्पैरो के विंग्स ले लें आप, यानी कि जो डिफरेंट बर्ड्स हैं उनके विंग्स ले लें आप। और बैट के विंग्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, वो ह्यूमन लाइक विंग्स होते हैं, जैसे पेंटाडेक्टाइल स्ट्रक्चर होता है उनमें। इन सब का जो फंक्शन है वो क्या है, वो फ्लाइंग फंक्शन सेम है, लेकिन इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन को आप क्या कहेंगे, आप इन्हें कहेंगे एनालॉगस ऑर्गन्स, सही है। अब हम आते हैं कन्वर्जन और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है। देखें, पहले तो डाइवर्जेंट यहाँ पे समझते हैं इसको, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, ये टर्म रिलेटेड है किससे, ये टर्म रिलेटेड है होमोलोगस ऑर्गन से। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है, हमारे पास जो एवोल्यूशन का प्रोसेस है, जब एक स्पीसी से जब दो अलग अलग ग्रुप्स इवॉल्व हों, उनमें ट्रेट्स जो है वो डिफरेंट आ जाएं, डिस्टिंक्ट ट्रेट्स आ जाएं, उन्हें हम कहते हैं, उस एवोल्यूशन को हम कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यानी कि सिंगल स्पीसी है, या फिर आप कह सकते हैं एक एंसेस्टर है, तो ये एंसेस्टर को मैं कॉमन एंसेस्टर कह सकती हूँ। इससे दो अलग अलग स्पीसी, ये स्पीसी 1 और ये सेकंड स्पीसी, यानी कि कॉमन एंसेस्टर था लेकिन दो अलग अलग तरीके का स्पीसी बन गए, क्योंकि डिस्टिंक्ट ट्रेट्स आ गए, दोनों में अलग अलग ट्रेट्स इवॉल्व हुए। तो इसीलिए हम इसे कहेंगे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसे डाइवर्जन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे एक एंसेस्टर से, कॉमन एंसेस्टर से डाइवर्स स्पीसीज बन रही हैं, डाइवर्स यानी कि अलग टाइप की। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि सेम एंसेस्टर से हमारे पास एलिफेंट भी बना और मैमोथ्स भी बने। आप देख सकते हैं मैमोथ्स का और एलिफेंट्स का स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक वो सेम है, ठीक है। तो ये एवोल्यूशन कहलाएगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स होमोलोगस होंगे, यानी कि स्ट्रक्चर में सेम, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंट आ गया फंक्शन में, तो इन दोनों के अंदर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में बहुत सारे होमोलोगस ऑर्गन्स मिलेंगे आपको इन दोनों स्पीसीज़ के दरमियान में, जो कि कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए हैं। क्लियर? बस आपने इतना याद रखना है, डाइवर्जेंट नाम से याद कर लो ना, नाम कितना सिंपल है, डाइवर्जेंट। तो एक एंसेस्टर से डाइवर्स स्पीसी बनी तो वो है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। एग्जाम्पल में आप लिखेंगे, ये जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलिफेंट बना और यहाँ पे मैमोथ्स। आप देख सकते हैं दोनों का पिक्चर, अगर आपने नहीं देखा कभी, ये बोथ आर वेरी सिमिलर, दिखने में बहुत सिमिलर होते हैं ये दोनों, लेकिन फंक्शन में दोनों के ऑर्गन्स डिफरेंट होते हैं। अब आते हैं हम लोग कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। अब देखो, एक आपने समझ लिया, दूसरा बहुत आसान है क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरीके का एंसेस्टर हो, एंसेस्टर तो डिफरेंट है लेकिन उससे जो स्पीसीज बनी एक ही एंसेस्टर था,
एक ही एंसेस्टर हमारे पास, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, लेकिन यहाँ पे हर किस इंसानों की स्पेसिफिकली बात नहीं हो रही, ठीक है। तो ये एंसेस्टर ए है, ये एंसेस्टर बी है, समझ लेते हैं, ठीक है। इस ए से ये स्पीसी बनी, बी से ये। अब देखिए कहने का मकसद ये जो दोनों जो स्पीसीज़ होंगे हमारे पास, इनमें बहुत सारे एनालॉगस ऑर्गन्स होंगे, यानी कि उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन फंक्शन में दोनों सेम होंगे। तो डिफरेंट एंसेस्टर्स शो करते हैं क्या, कन्वर्जन एवोल्यूशन। और जो सेम एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर होगा, वो शो करेगा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। होपफुली इट्स वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, हमारे पास अब 2-3 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो करके हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेमार्क की थ्योरी पर जाएंगे आफ्टर इन द इवनिंग क्लास और मे बी टुमारो, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का मैंने आपको बताया था, इसको हम डार्विन की थ्योरी में और भी देखेंगे। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि आप जब कंडीशंस दे दें किसी ऑर्गेनिज्म को, उसको कोप अप करने के लिए वो अपनी बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशन ले आए, अपनी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने लगे वक्त के साथ साथ, ताकि वो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। जैसे फोटो रेस्पिरेशन मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उसको सॉल्व करने के C4 प्लांट्स इवॉल्व हुए। उसी तरीके से जैसे बैक्टीरियाज थे, और हमारे पास जो वायरस है, वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये इसके अंदर, वायरस के अंदर सबसे ज़्यादा म्यूटेशन आती है। तो जब एक वैक्सीन आपने अगर 1 महीना पहले बनाई, तो मे बी वो उसी सेम वायरस की स्पीसी पे काम ना करे, क्योंकि उसका जेनेटिक मटेरियल उतने वक्त में इवॉल्व कर गया होगा, उसके अंदर म्यूटेशन आ चुकी होगी, ठीक है। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एवोल्यूशन का टाइम है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स, लेकिन माइक्रोब्स के अंदर जो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, इनके अंदर बहुत ही तेज़ी के साथ साथ म्यूटेशन होती है। इसका नेचुरल सिलेक्शन का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। अब नेचर में हमारे पास पैथोजेनिक बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल ये, हमने ह्यूमन ने क्या किया, इसके अगेंस्ट, इसके खिलाफ जो है, हमने एंटीबायोटिक बना लिया, ठीक है। लेकिन ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, इसके अंदर, इसके जेनेटिक मैटर के अंदर, मटेरियल के अंदर चेंज आया विथ टाइम, इसने इवॉल्व किया, और इसको इवॉल्व करने के लिए जो टाइम लगेगा वो रिलेटिवली शॉर्टर होगा एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इस एंटीबायोटिक के खिलाफ, समझ लीजिए ये एक्स एंटीबायोटिक थी, इस एक्स एंटीबायोटिक के अगेंस्ट इसने रेजिस्टेंस पैदा कर ली, ठीक है। और ये बहुत शॉर्ट टाइम में हो गया, तो 1 साल बाद यही एंटीबायोटिक इसके ऊपर काम नहीं करेगी। तो इसीलिए जो ये बायोटेक्नोलॉजी है, इट्स अ वेरी एवॉल्विंग फील्ड, ठीक है। माइक्रोब्स, क्योंकि माइक्रोब्स बहुत तेज़ी से इवॉल्व कर रहे हैं, तो वो सेम एंटीबायोटिक्स जो कि मे बी 15 साल पहले बहुत रेलेवेंट थी, यूज़फुल थी, वो आज ना हो, सही है। इसी तरीके से जब क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पेन किलर्स, पैरासीटामोल लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है, छोटे से दर्द के लिए, तो आपकी बॉडी की जो एबिलिटी होती है, जो सलाहियत होती है उस पेन को बर्दाश्त करने की, वो भी ख़त्म होती जाती है, क्योंकि योर बॉडी बिकम्स यूज्ड टू ऑफ दोज पैरासीटामोल्स एंड पेन किलर्स एंड दोज फार्मूलाज, ठीक है। सो ट्राई टू अवॉइड सच फार्मूलाज, ठीक है, सो दैट योर बॉडी डोंट बिकम यूज्ड टू ऑफ दोज। इसी तरीके से बैक्टीरियाज का भी यही है, हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया जाएगा, अगर वो सेम मेडिसिन आप लेते जाएं तो वो बैक्टीरिया जो है वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है, और वो उसका सेम अमाउंट ऑफ डोज शायद काम ना करे आपके लिए जितना पहले कर रहा था। समझ आ रही है बात, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया पागल नहीं है, इसने, इट्स वेरी स्मार्ट, इसने इवॉल्व किया, वो जो एंटीबायोटिक थी उसके खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा कर ली, तो अब ये इसके लिए रेलिवेंट ही नहीं है, ये अब इसको ख़त्म ही नहीं कर सकता, क्योंकि इसके जीन में एवोल्यूशन हो गई विथ टाइम। नाउ दिस इज़ नॉट अ ब्लिंक ऑफ एन आई। किसी ने भी पूछा कि भाई बैक्टीरिया के अंदर क्या एक दिन में, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। सो ये जो हमारे पास
आप देख रहे हैं जो एवोल्यूशन हुई, दिस वुड बी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। जिस बैक्टीरिया ने जितनी अच्छी रेजिस्टेंस पैदा की किसी भी XY एंटीबायोटिक के खिलाफ, वो उतना ही फिट रहेगा एक इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम समझते हैं कि प्रोकैरियोट्स जो हैं वो इवॉल्व। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेक्चर के लास्ट में मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, लेकिन आई थिंक मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर एनीवेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ डेट्स आपको पता होनी चाहिए। यूनिवर्स की हम बात करते हैं, यूनिवर्स की ओरिजिनेशन की, यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुआ, तो इसमें सबसे फेमस थ्योरी जो है वो है बिग बैंग थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, यूनिवर्स इज 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। इतने साल पहले बना यूनिवर्स, ठीक है। इसके बाद अर्थ कब इवॉल्व हुई, अर्थ कब बनी, तो अर्थ बनी 4 ये याद करना है आपको, ठीक है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। जैसे अर्थ बनी उसके 1.5 साल बाद, यानी कि 1.5 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ऐसे भी पूछ सकते हैं इसलिए बता रही हूँ, प्रोकैरियोट्स बने, ठीक है। तो अगर आफ्टर 1.5 ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हुआ है, तो यानी कि कितना, आज को अगर कंपेयर करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो प्रोकैरियोट्स कब इवॉल्व किए, 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कितना गैप है, 1.5 सॉरी 1 बिलियन ईयर, नॉट 1.5। उसके बाद हमारे पास अच्छा, सबसे प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स, या फिर आप कह सकते हैं सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स कौन से थे। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स जो बने वो साइनोबैक्टीरिया जैसे इवॉल्व नहीं थे, वो थे आर्शी बैक्टीरिया, आर्कियम्स, आर्शी बैक्टीरिया। मोस्ट प्रिमिटिव, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स बने। तो यूकैरियोट्स कितने पुराने हैं, दे आर अबाउट 1.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ओके, आई थिंक वी आर क्लियर सो फार। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं है, चलो। तो फर्स्ट एक और सवाल, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर आपसे पूछा जाए कौन था, तो वो आर्शियोबैक्टीरिया थे, आर्कियम्स थे, ठीक है, मोस्ट प्रिमिटिव। वो क्या थे, वो भाई ये लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स से कितना पुराना है, 3.5 बिलियन ईयर्स। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था कि एरोबिक बैक्टीरिया नहीं था, पहले एनारोबिक था। ये आर्शी बैक्टीरिया जो है ये एनारोबिक थे। क्योंकि एनारोबिक थे तो अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी, तो पहले अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं थी। जो प्रिमिटिव लाइफ थी ना, उसमें वो क्या करते थे, जैसे उन्हें ग्लूकोज खाना है, ग्लूकोज बनाना है। अब ग्लूकोज बनाने के लिए वो क्या करते थे, वो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें चाहिए। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, C6H12O6। कार्बन कहाँ से आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है सल्फर के कंपाउंड से, हाइड्रोजन सल्फाइड से, ठीक है। चलो यहाँ से ये आ गया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ये ऑक्सीजन आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है। इससे हमारे पास बन गया, चलो C6H12O6। यहाँ पे कहीं भी, क्योंकि पानी नहीं था तो यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं रिलीज़ हो रही। हमें पता है बायो एनर्जेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है पानी से। ऐसा ही था ना, इसको क्या बोलते थे हम, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक बात जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इसको हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्यों बोलते हैं फोटोलिसिस, क्योंकि फोटो यानी कि लाइट, लिसिस यानी कि ब्रेकडाउन, पानी का ब्रेकडाउन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कहाँ पे होता है, तो ये होता है ल्यूमेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ऐसा लगने में बायो एनर्जेटिक्स भी आपको
बायो एनर्जेटिक्स पढ़ा रही हूँ, बट खैर एज आई ऑलवेज से बायो इज़ अ स्टोरी, सो इसीलिए चलो थोड़ा आपको यहाँ पे बायो एनर्जेटिक्स के बारे में भी अंदाज़ा हो गया, पहले से पता था तो रिवाइज हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो पहले हमारे पास जो ग्लूकोज बनता था वो इस तरीके से बनता था, उसके बाद जैसे वाटर फॉर्मेशन हुआ, पानी आया, तो उस फिर यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, वो बन गया वाटर, ठीक है, और हाइड्रोजन का भी वाटर बन गया, तो ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अब यहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज भी बनी और ऑक्सीजन भी रिलीज़ हुई। ऑक्सीजन कहाँ से रिलीज़ हुई, ऑक्सीजन रिलीज़ हुई पानी से। जब ऑक्सीजन रिलीज़ हुई तो हमारे पास ये ऑक्सीजन जाके इन्वायरमेंट के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हुई, तो ऑल द थैंक्स गोज़ टू एरोबिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिन्होंने वाटर की मदद से ऑक्सीजन को एक्यूमुलेट किया एनवायरनमेंट में। जब ऑक्सीजन आई तो जो एटमॉस्फेयर था अर्थ का वो रहने लायक बना। जब वो रहने लायक बना तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन जो है उसने ओजोन बनाई, वो जाके अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर जाके एक ब्लैंकेट बना दिया, उसने एक्यूमुलेट हो गई, तो उसने ओजोन लेयर बनाई, ओजोन लेयर की फॉर्मेशन हुई आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जब ओजोन बनी तो ओजोन के बनने के बाद क्या हुआ, यूवी जो लाइट जो कि बहुत ही हार्मफुल थी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो यूवी ब्लॉक हो गई, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। जब यूवी ब्लॉक हुई तो इस तरीके से ये बहुत ही एक फेवरेबल कंडीशन बन गई, किसके लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म जो बन रहे थे उसके लिए। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरीके की स्पीसीज़ बनने लगी आफ्टर ऑक्सीजन। तो ये थी कहानी, स्टोरी। आए कुछ रह तो नहीं गया? ओके, हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे प्रोकैरियोट्स के एवोल्यूशन के बारे में ही देखिए। प्रोकैरियोट्स जो इवॉल्व किए वो कहाँ पे किए, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई, क्वेश्चन है, किसी ने पूछा यहाँ पे कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होता है। देखिए, जो लाइफ ओरिजिनेट हुई ना, प्रोकैरियोट, ऐसा माना जाता है प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया से पहले भी, उससे भी सिंपल फॉर्म ऑफ लाइफ थी। तो लाइफ ओरिजिनेट कहाँ पे हुई, लाइफ ओरिजिनेट हुई हॉट स्प्रिंग्स, पानी में लाइफ ओरिजिनेट हुई बेसिकली। पानी में लाइफ ओरिजिनेट हुई ऑफ हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। और यहाँ से ही ये जो ऑर्गेनिजम्स बने, इनको एनर्जी मिली, यहाँ से ही इनको खाना मिला, ठीक है। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं, इन के ऊपर उन्होंने इस तरीके की लेयर्स बनाई जिसको हम लोग हाइड्रा थर्मल वेंट्स कहते हैं। दे आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जहाँ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई। ओके, इसके अलावा आई डोंट थिंक कि आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आज हमने क्या कवर किया, ये सारे टॉपिक्स। नेक्स्ट, अभी तो जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, जस्ट आपको समझाना था कि एवोल्यूशन होती क्या है। अब आएंगी असल थ्योरीज लमार्क, डार्विन की दुनिया में, हम लोग जाएंगे इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे क्वेश्चन